यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे देश में संघवाद प्रणाली है, बट उसके साथ साथ एकात्मक प्रणाली की कुछ विशेषता भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग है? देखो, जो विषय होते हैं जिस जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार डिवाइडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में। देखो, जो सेंटर के पास 100 डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास होगा, और दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास सिर्फ 61 डिपार्टमेंट्स हैं, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं टोटल 52 सब्जेक्ट, और उन 52 में भी देखो दोनों तो कानून बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर इन 52 में से मान लो दोनों में डिफरेंसेस हो जाता है, तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात की है, इसके अलावा अगर कोई भी और डिपार्टमेंट होता है जिसका कानून की शक्ति हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे रेसिजुअरी पावर। रेसिजुअरी पावर जो होगी ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास आएगी। देन सेंटर्स एनक्रोचमेंट ऑन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट होती है उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार सेंटर को हो सकता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या होगा, राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आएगा, और वो रेजोल्यूशन अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है तो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फोर्थ पॉइंट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। हमारे देश में आपको पता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए, स्टेट्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट कोई अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना के रखा है उन्होंने। जो भारत सरकार का संविधान है उसी के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। जैसे हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे उनके फ्रेम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का अलग होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होती है। सेंटर और स्टेट की आपके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही होगी, बजाय कि जैसे हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में आपके पास स्टेट की भी एक अलग से सिटीजनशिप होती है, और यूएसए की भी आपके पास एक अलग सी सिटीजनशिप होती है। सिक्स पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे देश में आप देखोगे कि 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो जब ये इमरजेंसी देश में डिक्लेयर होती है तो आप देखोगे कि जो सुप्रीमेसी होती है, प्रोमिनेंसी होती है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी। तो उस दौरान जो सीएम होते हैं वो देश में कानून बनाने का काम नहीं कर सकते। सीएम की जो पोजीशन होती है वो गवर्नर के द्वारा ले ली जाती है। तो गवर्नर आपको पता है कि उनकी अपॉइंटमेंट सेंटर के जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं की तरफ से जो चुन के आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये भी यूनिटरी फीचर ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में देखोगे कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी है उसी के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होती है उनके सदस्यों की। अगर मान लो कोई स्टेट छोटी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पंजाब, तो पंजाब के 13 आपको 7 राज्यसभा के सदस्य देखने को मिलेंगे। अगर कोई बड़ी स्टेट है यूपी, तो उसके हो सकता है 50 से 60 के आसपास होंगे। इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो अगर देश में ऐसा महसूस होता है कि कोई डिमांड उठ रही है, या केंद्र सरकार को लगता है कि जो स्टेट्स हैं उनका जो एरिया है वो बदलना है, तो ये भी पावर पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हमें देखने को मिलेगी। वो किस तरीके से कि प्रेजेंट टू रेफर सच अ बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज देयर ऑन। अगर मतलब राष्ट्रपति को लगता है तो वो स्टेट से पूछ सकते हैं, उनका कंसर्न ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी जो नई स्टेट बनेगी उसकी बाउंड्रीज, हो सकता है नया नाम हो किसी स्टेट का, या इवन नई स्टेट भी बनानी है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। 9 पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। जो देश में आपको अलग अलग स्टेट के गवर्नर देखने को मिलेंगे, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राष्ट्रपति तो आपको पता है कि वही अक्सर देखने को मिलते हैं जिनके रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये भी एक यूनिटरी फीचर ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम देखते हैं कि सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। देखो हमारे देश में
एक आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 2 कोर्ट्स देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलेगी सिविल कोर्ट और दूसरी होती है क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी हाई कोर्ट और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हो, आप कहाँ पे जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हो, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा आप कोर्ट्स आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगी, यानी कि एक कोर्ट दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरे से जुड़ी हुई है। तो ये भी एक जाहिर करता है कि हमारे देश में यूनिटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद डोमिनेंट पोजीशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सरकार चाहती है कि बदलाव करना है संविधान में, तो उसमें आप देखोगे कि जो डोमिनेंस है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की ही देखने को मिलेगी। जैसे कोई संशोधन होना है संविधान में तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से होगा। पर जब बात आएगी कि वही बिल जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने पास करना है, तो उसमें 2 कंडीशन है। एक तो 50% स्टेट्स अगर उसको कंसेंट दे देती हैं, सहमति दे देती हैं, तो उनकी तरफ से स्वीकार हो जाएगा। साथ ही साथ जो 50% स्टेट ने कंसेंट देनी है, सहमति देनी है, अगर वो सिंपल मेजोरिटी के साथ भी उस बिल को पास करेंगी तो वो पास माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती है, जहां पर जो प्रशासन होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इनके पास पूरी तरह से आज़ादी नहीं होती, जैसे हमें स्टेट्स देखने को मिलती हैं। कंप्लीट स्टेट का दर्जा इनके पास नहीं होता। और जहाँ पर ये अक्सर आप देखोगे कि ज़्यादा जो पावर होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी। दिल्ली की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पर जैसे पुलिस प्रशासन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ऐसे ही क्योंकि डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन अगर वहाँ पे हो गई यूनियन टेरिटरी में, तभी आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी स्टेट लेवल की। मगर जैसे चंडीगढ़ है, पुडुचेरी नहीं, दमन एंड दीव जैसे हैं यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज। अब आपको पता है बहुत सारे यूपीएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह। उसके अलावा बहुत सारे, अब जो यूपीएससी ने जब एग्जाम कराना है तो वो देखो खुद वो कराती है, और इसके बाद सभी को जो एलोकेशन होती है कि कहाँ पे वो सर्विस करेंगे, ये भी यूपीएससी ही डिसाइड करता है। अब जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके ऊपर अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा तो वो सेंटर के द्वारा डिसाइड होता है। अगर वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, जैसे कि मान लो उनकी ट्रांसफर करनी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द सेंटर। अगर देखो पैसा लेना है तो पैसा लेने के लिए भी स्टेट्स को सेंटर के पास ही जाना पड़ता है। तो देखो बहुत सारे राज्य सरकारों के काम होते हैं, दायित्व होते हैं अपने लोगों के प्रति, अपनी स्टेट के प्रति। उनको पूरा करने के लिए उनको हमेशा केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि बाइफर्केशन ऑफ टैक्सेस जो होता है वो सेंटर के द्वारा ही होगा, और उसका हिस्सा कब दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी सेंटर ही डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज में भी जो मोनोपोली है हमें सेंटर की ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ द वर्ड फेडरेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो शब्द है फेडरेशन, इसका मतलब होता है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। इस शब्द का भी इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं किया गया। जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ना कि वहाँ पे कहीं पे भी हमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है। तो आफ्टर रीडिंग दिस ऑल points, we can say that Indian Constitution has number of unitary features। हमारे देश के संविधान में बहुत सारे ऐसी विशेषताएं हैं जो ये बयां करते हैं कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, बट फेडरल के साथ साथ इसमें बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके देश में कौन सा सिस्टम है, फेडरलिज्म या यूनिटरी फीचर, तो आपका जवाब होगा फेडरल सिस्टम विद स्पेशल फीचर्स ऑफ यूनिटरी। ठीक है, देश में आप देखो अक्सर हमारे, अगर जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी देश में संघवाद प्रणाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाने का जो अधिकार है इन दोनों में डिवाइडेड है।
ठीक है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर देश में मान लो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाती है, तो उसके बाद आप देखोगे कि जो सीएम होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके पास जो पावर होती है वो उस दौरान यानी कि आपातकाल के दौरान खत्म हो जाती है फॉर द टाइम बिंग। तो उनकी जगह ले ली जाएगी जो गवर्नर्स होती है। गवर्नर फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान काम करते हैं। तो ये होता है स्पेशल फीचर, यूनिटरी का स्पेशल फीचर हमें देखने को मिलता है।